गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम 65 बीपीएससी मेंस का जीएस पेपर 2 का डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने सामान्य हिंदी और जीएस पेपर 1 का डिस्कस किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो नंबर 1 क्वेश्चन है सेक्शन 1 का, वह है कि क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है। सेकेंड, भारतीय संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्माती संस्था है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। थर्ड, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था राष्ट्रोन्मुखी न होकर व्यक्ति उन्मुखी है। इस तथ्य को बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट, इस शासन से आप क्या समझते हैं? इस शासन को लागू करने में बिहार की स्थिति का वर्णन कीजिए। इसको सेक्शन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय कृषि में 1991 से समृद्धि एवं उत्पादकता की प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। बिहार में कृषि उत्पादन और उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या व्यवहारिक उपाय किए जाने चाहिए? नेक्स्ट, 6 नंबर, भारत में आर्थिक सुधारों के बाद के काल में आर्थिक नियोजन की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। इस संदर्भ में समझाइए कि किस प्रकार राज्य और बाजार देश के आर्थिक विकास में एक सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। नेक्स्ट, 7 नंबर, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों की नई परिभाषा बताइए। भारत में औद्योगिक वृद्धि की तीव्र गति को तीव्र करने व आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता को सुनिश्चित करने में इन उपक्रमों की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट, 8 नंबर, बिहार के तीव्र आर्थिक विकास में मुख्य बाधाएं क्या है? इन बाधाओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? सेक्शन 3 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मेक इन इंडिया मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रकार का स्वदेशी आंदोलन है। इस आंदोलन को गति देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका की सुधारण विस्तार से विवेचना कीजिए। नेक्स्ट, 10 नंबर, वर्तमान परिदृश्य में देश के प्रमुख मुद्दे हैं बढ़ती हुई जनसंख्या, उच्च स्वास्थ्य जोखिम, घटते हुए प्राकृतिक संसाधन और घटती जा रही कृषि भूमि। इन चारों क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 4 वैज्ञानिक प्रयासों की चर्चा कीजिए जिन्हें आप लागू करना चाहेंगे। नेक्स्ट, बिहार लगातार बाढ़ तथा सूखे की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता रहता है। इन आपदाओं के पूर्वानुमान तथा प्रबंधन में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है? अपने उत्तर को प्रायोगिक उदाहरणों द्वारा समझाइए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, कोविड-19 की स्थिति के कारण उत्पन्न हुई नौकरियों पर संकट की स्थिति को नियंत्रित करने तथा राष्ट्र के विकास की गति को बनाए रखने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्या भूमिका निभा सकते हैं? इस पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये 12 क्वेश्चन थे। इसमें से आपको 8 क्वेश्चन लिखने हैं। सेक्शन 1 में आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन लिखना है। सेक्शन 2 में भी 4 क्वेश्चन है, 3 लिखना है। और सेक्शन 3 में आपको 4 दिए हैं, 2 लिखना है। अब क्वेश्चन के लेवल की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इस बार का जो पेपर था वो काफ़ी एप्लीकेशन बेस्ड और एनालिटिकल था। जनरली फ्रेंड्स, जो सेक्शन 1 होता है जिसमें पॉलिटिकल क्वेश्चन होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस बार के क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे। अगर आप पिछले साल के पैटर्न को देखते हैं तो उसमें जैसे कि राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य, निर्वाचन आयोग, इन सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं प्रस्तावना में जो शब्द लिखे गए हैं उनके बारे में। लेकिन इस बार का क्वेश्चन देखते हैं हम, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो इसमें आपको मौलिक अधिकार से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, आपको बताना होगा कि मौलिक अधिकार हैं क्या और किस प्रकार आपको दिए गए हैं। उसके बाद वो अपने आप में कैसे एब्सोल्यूट नहीं है और कैसे किन किन परिस्थितियों में वो आपसे छीना जा सकता है। तो इसमें सारे वो प्रावधान डालने होंगे जिन जिन स्थिति में आपके मौलिक अधिकार को खत्म किया जा सकता है। तो अपने आप में ये सिंपल क्वेश्चन नहीं था। सेकंड नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। फ्रेंड्स, पहली बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन है क्या, कहना क्या चाह रहा है। फ्रेंड्स, सिंपल है कि ये क्वेश्चन संसद के बारे में बता रहा है कि संसद अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है। संसद जो भी कानून बनाती है वो एब्सोल्यूट नहीं है। उसको उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं, स्पेशली न्यायपालिका का प्रतिबंध लगा हुआ है। जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है और जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो ढांचा है उसके तहत न्यायपालिका अपने आप में ही किसी विधि को गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है।
अगर वो बेसिक शिष्टाचार का उल्लंघन करता है। तो इन सारे एंगल को इसमें ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को आंसर लिखना था, क्योंकि भारतीय संसदीय व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, न कि संसद। और संविधान संविधान की व्याख्या करने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो इस सारे एंगल को यहाँ पर डालना था। तो ये अपने आप में सिंपल क्वेश्चन नहीं था। इसका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ये अपने आप अमूर्त टाइप से क्वेश्चन है। इसको आप कई तरीके से सोच सकते हैं और इसके प्रत्येक परिपक्ष में इसके अलग अलग आंसर आ सकते हैं। तो कह सकते हैं कि ये भी अपने आप में काफ़ी टफ क्वेश्चन था। चौथा वाला क्वेश्चन कुछ हद तक ठीक था, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। ई शासन से आप क्या समझते हैं? ई शासन को लागू करने में बिहार की स्थिति क्या होनी चाहिए? तो आपको बताना था ई शासन है क्या, इसका केंद्र सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, और स्पेशली बिहार सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, जो भी स्कीम है, और क्या क्या मुख्य बाधाएं होती है ई शासन व्यवस्था में। वो सारे पॉइंट को इसमें डालना था आपके। तो सेक्शन 1 को हम देख लिए। और ऊपर से इसमें आपके पास चॉइस भी कम था, 4 दिए हैं, 3 आपको लिखना है। सेक्शन 2 में भी अगर हम देखें क्वेश्चन के पैटर्न को, तो वो भी आसान नहीं थे। जैसे कि अगर हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, तो भारतीय कृषि में 1991 से समृद्धि एवं उत्पादकता की प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। बिहार में कृषि उत्पादन और उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या क्या व्यवहारिक उपाय किए जाने चाहिए। तो पहला सेक्शन तो अपने आप में है कि आपको 1991 के बाद जो भी एग्रीकल्चर पैटर्न है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, कैसे कैसे बदला है वो, और जो भी उसके ग्रोथ रेट हुए हैं, कब ज़्यादा कब कम, किस कारण से हुए हैं, वो सारे आपको बताने पड़ेंगे। इसके बाद बिहार में जो प्रॉब्लम है कृषि से रिलेटेड, उसको दूर करने के लिए, स्पेशली प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या क्या व्यवहारिक उपाय किए जाने चाहिए, और सरकार क्या प्रयास कर रही है, वो सारे पॉइंट को इसमें डालना पड़ेगा आपको। इसके बाद जो 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधारों के बाद के काल में आर्थिक नियोजन की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। इस संदर्भ में समझाइए किस प्रकार राज्य और बाजार देश के आर्थिक विकास में एक सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टेट और मार्केट दोनों के बीच एक रिलेशन पता होना चाहिए, और ये भी देखना होगा कि आर्थिक सुधार के बाद ये किस तरह से जो आर्थिक नियोजन है, स्पेशली पंचवर्षीय योजना, अब नीति आयोग आ गया, वो किस तरह से विकास में अपनी योगदान को वो दिया है, और कितना वो प्रासंगिक रहा है। इस सारे पॉइंट को इसमें लिखने पड़ेंगे आपको। इसके बाद नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि आत्मनिर्भर भारत से आया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये एमएसएमई पर बेस्ड क्वेश्चन है। पहले तो आपको एमएसएमई को परिभाषा देना होगा। उसके बाद एमएसएमई किस तरह से औद्योगिक वृद्धि में और आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता में किस तरह से वो योगदान दे रहा है, उसको बताना होगा। और इसका दोनों पक्ष लेना होगा आपको, कि एमएसएमई किस हद तक जो हमारा आत्मनिर्भर भारत है उसको प्रमोट कर सकता है, और क्या क्या उसके सामने सीमाएं हैं। इन सारे एक्सपर्ट्स को देखते हुए इसको सॉल्व करना है। इसके बाद बिहार के तीव्र आर्थिक विकास से मुख्य बाधाएं क्या है, इन बाधाओं को किस प्रकार दूर किया सकता है। तो ये थोड़ा सा ठीक था, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, आपको बताना होगा कि क्या समस्या है। जो मुख्यतः जो आर्थिक समस्याएं हैं उसमें आपको मेनली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों सेक्टर को लेना होगा, क्या चुनौतियां हैं, इन सब के अलावा कैसे दूर करना है, सरकार का प्रयास कर रही है, वो सारा आपको बताना होगा इसमें। इसके बाद अब हम इसका तीसरा सेक्शन था जो साइंस टेक्स्ट जुड़ा होता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि साइंस टेक्स्ट से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं। जैसे हम लोग जो जनरली साइंस एंड टेक पढ़ते हैं, चाहे जो डीआरडीओ का डेवलपमेंट होता है, या जो नए नए स्पेस जो नए नए जो हम लोग लॉन्च करते हैं, उन सब चीज़ों से डायरेक्ट क्वेश्चन ना आकर ये क्वेश्चन किसी खास स्पेसिफिक योजना का कैसे यूज होगा साइंस एंड टेक में, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये आपको कहीं ना कहीं एट ए टाइम आपको तैयार करना होगा एग्जाम के टाइम में। जैसे कि हम देखते हैं कि मेक इन इंडिया जो शुरू किया गया था, उसमें कैसे साइंस एंड टेक अपना योगदान दे सकते हैं, उसको आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10 नंबर। यहाँ पर आपको 4 सेक्टर दिया गया है, जो बढ़ती हुई जनसंख्या, उच्च स्वास्थ्य जोखिम, घटते हुए प्राकृतिक संसाधनों, कर्जारी कृषि में। इन चारों में आपको 4 वैज्ञानिक प्रयास, या जो सरकार प्रयास कर रही है उसको डालना है, और आपको अपने तरफ से जो कुछ प्रयास है वो डालना पड़ेगा। तो जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को पहले से गेस नहीं कर सकते हैं, और आपको एट ए टाइम एग्जाम में ही वहाँ पर आपको अपने दिमाग से इसको लिखना पड़ेगा। और ये डिपेंड करता है आपने प्रैक्टिस कितना किया हुआ है, उससे भी डिपेंड करता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो 11-12 कुछ हद तक ठीक थे, कि बिहार में लगातार बाढ़ तथा सूखे की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता रहता है। इन आपदाओं के पूर्वानुमान तथा प्रबंधन में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है, तो इसको आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लास्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, ये भी लगभग कुल मिलाकर ठीक था, कि कोविड-19 में जो नौकरियां संकट हुई नौकरी के, और राष्ट्र के विकास को गति बनाने के साइंस टेक कैसे भूमिका निभा सकता है। तो उतना स्टेट भी नहीं था, फिर भी इसको आप हैंडल कर सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो। ठीक है फ्रेंड, तो कुल मिलाकर देखते हैं हम, तो क्वेश्चन का जो लेवल था वो पेपर 2 का, वो काफ़ी
कह सकते हैं कि आसान नहीं था, बहुत टफ था। और जो क्वेश्चन का जो पैटर्न आप देख रहे हैं, वो काफ़ी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अब आने लगे हैं बीपीएससी के द्वारा। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हम, पहले था कि आप कुछ क्वेश्चन गेस कर सकते थे, जैसे अभी भी पेपर वन में कुछ जो आर्ट एंड कल्चरल सेक्शन है उसमें आप गेस करके जा सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं पेपर टू में आप गेस नहीं कर सकते हैं। आपका कितना प्रैक्टिस है, आपका कितना कंसेप्ट क्लियर है, उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको हैंडल कीजिएगा। और बीपीएससी का पैटर्न रहा है कि अगर पेपर वन को अगर वो आसान बनाता है तो पेपर टू को अपने आप में टफ बना देता है। और जिस साल स्टेट्स अगर इस साल टफ पूछा है तो अगले साल वो आसान पूछेगा। इसका अपना एक पैटर्न है, तो आपको उस पैटर्न को समझना है और उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।